नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले 22 तारीख को यानी 22 जून को फादर्स डे मनाया गया। आज 26 जून है। आज मेरे पिताश्री का बर्थडे है, जन्म दिवस है। तो मेरे लिए तो आज ही का दिन फादर्स डे है। तो आइए आज मैं अपने पिता से आप लोगों का परिचय करवा देता हूँ। ये जो कुछ भी घटनाएं इस संस्मरण में आपको उनके सुनाऊंगा, वो उनके मित्रों द्वारा मुझे बताए गए थे। मेरे पिता का जन्म 26 जून 1929 को जबलपुर में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा जबलपुर में ही पूर्ण हुई। उन्होंने MSc मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में सागर विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की थी। मेरे पिता का निधन 7 जनवरी 2001 में हुआ था। उनके निधन के पश्चात उनके बाल मित्र, उनके कार्यालय में साथ करने वाले कलीग्स या सहयोगी तथा समाज सेवा में, जैसे वो महाराष्ट्र मंडल, शिक्षण मंडल, महाराष्ट्र समाज, संगीत समाज, इसमें जो उन्होंने काम किया था, तो उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगी, ये सब लोग मिलकर मुझे मिलने के लिए एक दिन आए। करीब 15-20 लोग थे और उन्होंने मेरे आजू बाजू एक घेरा करके वो बैठे और फिर एक एक ने उनका संस्मरण सुनाने का प्रारंभ किया। तो उन सब ने जो मुझे संस्मरण सुनाए उसको मैंने अपने डायरी में नोट कर लिया था। तो मेरे पिताजी के जो बाल मित्र थे, खंडकर काका, दाते काका, श्रीधर दाते काका, शेवड़े काका, धांडे काका, ये सब उनके बाल मित्र थे। ऑफिस के मित्र रहे कोल्हे साहब, कविश्वर जी, और ये लोग उनको समाज सेवा में भी उनके साथ हमेशा साथ में रहते थे। चिरमाड़े काका, ये उनके साथ ऑफिस में काम करते थे। लोनकर जी, तो त्रिंबक बेलापुरकर, ये सब उनके समाज सेवा में कार्य करने वाले सहयोगी थे। नाना चितळे, गोमो रानाडे, ये सारे लोग उनके साथ समाज सेवा में उस समय काम करते थे। तो उन सब ने जो मुझे मेरे पिता के संस्मरण बताए, तो उसी में से कुछ आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। कुछ संस्मरण आपके साथ साझा करूंगा। बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी 11वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले थे। क्योंकि पहली से लेके 11वीं तक वो हमेशा क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। इस कारण महाराष्ट्र विद्यालय के जितने भी शिक्षक थे, उनको पूरी उम्मीद थी कि मेरे पिताजी मेरिट में अवश्य कोई ना कोई स्थान प्राप्त कर लेंगे, और इस कारण उनके तरफ शिक्षक वर्ग कुछ ज़्यादा ही ध्यान देता था। परंतु परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व पिताजी को बुखार आने लगा और वो दिन प्रतिदिन थोड़ा बढ़ते ही चला जा रहा था। फिर अगले दिन जैसे परीक्षा है, तो उसके पहले वाले दिन पिताजी का बुखार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। यह समाचार जब स्कूल के शिक्षकों को मिला, तो वो सारे शिक्षक यानी लेले सर, ओक सर, टोए सर और भी जितने सम्माननीय शिक्षक थे, अभी मुझे अब सबके नाम याद नहीं है, वो सारे शिक्षक शाम को पिताजी की तबीयत देखने के लिए घर में आए थे। पर पिताजी की तबीयत थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिगड़ती ही चली जा रही थी। इसलिए सारे शिक्षक घर में उन्हीं के पास बैठे हुए थे। रात में करीब 12 बजे का समय हो गया और पिताजी का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब पिताजी के दोस्तों ने जाके
डॉक्टर हर्षे साहब को बुला के लाया। तो डॉक्टर मनोहर राव हर्षे, उनके जो फादर थे गोपाल राव हर्षे, उन्होंने आके पिताजी को एक इंजेक्शन दिया और कहा कि यदि अब ये इससे इनका बुखार नहीं उतरता तो इनको फिर विक्टोरिया में भर्ती करना पड़ेगा और किसी अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लेके फिर दवाई देनी पड़ेगी। परंतु भगवान की कृपा ऐसी थी कि वो इंजेक्शन लगने के बाद पिताजी का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। सवेरे बुखार उतरने के बाद जब परीक्षा प्रारंभ होती थी, वो करीब शायद 8 बजे के करीब पेपर प्रारंभ होता था, तो पिताजी तैयार होके स्कूल में चले गए। मगर उस समय भी पिताजी को लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर में भी पिताजी ने अपना पहला पेपर दिया और उनको लगा कि ये आज का पेपर तो मेरा संतोषजनक ढंग से पूरा ठीक हुआ है। दूसरे दिन पेपर देने के लिए गए तो जाते समय उनकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी। तो उन्होंने पास में जो एक आई ड्रॉप रखा था उसको अपने आँखों में डाल लिया। दरअसल वो आई ड्रॉप एक्सपायरी होके बहुत सारे दिन बीत चुके थे। तो एक बूंद जैसे आँखों में पड़ी उस ड्रॉप की, तो पिताजी को ऐसे लगा मानो किसी ने आँखों में छुरे से वार कर दिया हो। इतना तेज़ दर्द होने लगा। वो ज़ोर से चिल्लाए तो मेरी जो दादी हैं वो दौड़ते हुए पिताजी के पास आई। पानी से उन्होंने उनकी आंखें धो दी तो आंखें बड़ी सूजन आ गई थी। दोस्तों ने जाके डॉक्टर प्रधान, जो उस समय शाम टाकिस के पास उनका दवाखाना था, जल्दी से उनको बुला के लाया। उन्होंने दवाई दी और फिर उस अवस्था में जिसमें दोनों आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन थी, फिर भी एक आँख उसमें से थोड़ा सा उनको दिखाई देता था, इस स्थिति में वो दूसरा पेपर देने के लिए गए। किसी प्रकार उन्होंने वो पेपर भी पूरा किया। इस प्रकार पूरी परीक्षा में हर बार कोई न कोई बड़ा सा विघ्न आया और सारे विघ्नों को पार करते हुए पिताजी ने परीक्षा पूर्ण कर ली। परंतु इतने सारे विघ्न आने के कारण पिताजी को लग रहा था कि शायद इस बार उनका मेरिट में नंबर नहीं आ पाएगा। परंतु जिस समय परीक्षा फल घोषित हुआ तो पिताजी का नाम मेरिट लिस्ट में था, शायद दूसरा या तीसरा। ये तो उन्होंने कहा कि हमको अब इतना पक्का याद नहीं है कि कौन सा स्थान था, पर उनका मेरिट में स्थान लगा था और ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात थी। और सारे विघ्नों को पार करके उन्होंने मेरिट में स्थान बनाया, इसीलिए सभी लोग उनको गणपति कहने लगे थे। तो मेरे पिताजी का नाम था गुणवंत सदाशिव तामनकर, पर जितने भी समाज में वरिष्ठ लोग या पिताजी के साथ पढ़ने वाले जितने उनके दोस्त लोग थे, वो पिताजी को गणपति कहते थे। तो उनके दोस्तों ने कहा कि पिताजी को गणपति कहने का मुख्य कारण यही था कि सारे विघ्नों को मात करते हुए वो हमेशा अपने कार्य में निरंतर सफल होते रहते थे। वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। मराठी में एक कहावत है, त म्हटला की ताक भात, यानी एक शब्द भर पता चल जाए तो उससे उस पूरा सेंटेंस क्या है, उस शब्द का भाव क्या है, वो सब उनको पता चल जाता था। तो इतने होशियार, और उनके होशियारी का तेज जो था वो उनके चेहरे पर झलकता था। मेरे पिताजी बचपन में अपने मामा के घर जाते थे। उस समय इसको इलाहाबाद कहते थे, आज कल हम उसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वहाँ उनके मामा जी का हिंदी साहित्य सम्मेलन के पास बहुत बड़ा बंगला था। वो मामा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनको सिखाने के लिए तबले के उस्ताद जी आते थे। और उस्ताद जी का कहना था कि जिस समय मैं आपके बेटे को तबला सिखाऊंगा उस समय उस कमरे में कोई दूसरा आदमी होना नहीं चाहिए, तभी बच्चा जो है विशेष ध्यान दे के तबले को सीख सकता है। तो पिताजी, जब वो उस्ताद जी पिताजी के भाई को पढ़ाने के लिए आते थे, श्री राम काका को तबला सिखाने के लिए आते थे, तब पिताजी उस कमरे के बाहर जो सीढ़ी थी उसके ऊपर बैठ के उस्ताद जी उनके भाई को क्या तबले के बोल सिखा रहे हैं वो ध्यान से पूर्वक सुनते थे।
और उस समय क्या था कि डालडा आता था, तो उसके डालडा के टीन के डब्बे में डालडा मिला करता था, तो वो खाली टीन के डब्बे के ऊपर फिर वो बोल बजा के देखते थे। एक बार ऐसे हुआ कि उस्ताद जी ने एक बहुत कठिन बोल मामा जी के लड़के को सिखाया और वो उनको बन नहीं रहा था। तब पिताजी उस कमरे में जाके मामा जी को, बेटे को यानी अपने भाई को, वो बोल बजाना सिखा रहे थे। उसी समय उस्ताद जी का वहाँ आगमन हो गया। उन्होंने पिताजी को बोल बजाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भाई, मैं तुमको भी तबला बजाना सिखाऊंगा। परंतु पिताजी के पास तो इतने पैसे थे नहीं कि वो गुरु दक्षिणा दे सके, तो उन्होंने, उस्ताद जी ने पिताजी को निःशुल्क तबला वादन सिखाया। 2 महीने में तबला सीख के पिताजी घर आए और उसके बाद मेरे जो ग्रैंडफादर ध्रुपद धमार गायक पंडित केशवराव ताम्हनकर थे, उनके साथ लगभग 25 साल तक उन्होंने तबले पर उनकी संगत की। फिर बाद के दिनों में उन्होंने पखावज सीख लिया, क्योंकि केशवराव ताम्हनकर जी के यहाँ जब अपने देश के सबसे वरिष्ठ कलाकार लोग आते थे, तो उस समय पागलदास जी पखावज वादक जब जबलपुर आए थे, तो उनको पखावज बजाते हुए देखकर पिताजी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने पखावज बजाना भी सीख लिया। तो इतने प्रतिभा के धनी थे। पिताजी की एक बात मेरे को और याद है कि जब मैं करीब 11वीं कक्षा में था, तो मेरी कुछ तबीयत खराब थी। जबलपुर में श्रीनाथ की तलैया में डॉक्टर डाके फड़े का चिकित्सा केंद्र था, तो मुझे वहाँ लेके गए। होम्योपैथी में क्या है कि लक्षणों के ऊपर दवाई दी जाती है, तो अलग अलग प्रश्न पूछकर वो डॉक्टर लक्षणों की पहचान करने के लिए काफ़ी समय लेते हैं, पेशेंट का स्टडी करने में काफ़ी समय लेते हैं। तो पिताजी उस समय डॉक्टर डाके फड़े जी के टेबल के ऊपर होम्योपैथी की जो किताबें रखी रहती थी, उनको पढ़ना चालू कर दिया। डॉक्टर साहब को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, ये आपके समझ में क्या आएगा, ये होम्योपैथी की दवाई है, मेडिसिन वाला बात है, इसमें आपको क्या समझ में आएगा। तो पिताजी ने कहा कि देखिए, ये आपकी 1000 पृष्ठ की किताब है और इसमें मैंने 200 पेज पढ़ लिए हैं। आप इन 200 पेज में से मुझे कोई सवाल पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। डाके फड़े जी हंसे और उन्होंने उनको एक बहुत कठिन प्रश्न पूछा। मेरे पिताजी ने सहजता से ही कुछ सेकंड में ही वो प्रश्न किस पृष्ठ से, किस पैराग्राफ के किस लाइन से प्रारंभ होकर किस पृष्ठ के किस पैराग्राफ के किस लाइन में फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, वो बता दिया। तब डाके फड़े जी ने वो किताब देखी और वो आश्चर्यचकित रह गई कि इनको तो पेज नंबर के हिसाब से पूरा याद है कि सवाल का जवाब कहाँ से प्रारंभ होगा और कहाँ ख़त्म होगा। और उन्होंने बिल्कुल A to Z किसी भी शब्द में जरा सी भी हेरा फेरी न करते हुए जो किताब में लिखा था वो का वो डाके फड़े जी को उत्तर में बताया। तो इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। इससे डॉक्टर डाके फड़े बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपने पास की सारी होम्योपैथिक किताबें जो है पिताजी को पढ़ने के लिए दी और पिताजी को होम्योपैथी में दवाई किस प्रकार दिया जाना चाहिए ये भी सिखाया। तो फिर आगे चलकर उनको पूछ कर जो किताबें डाके फड़े जी के पास नहीं थी, वो भी किताबें पिताजी ने खरीदी और एक उत्तम प्रकार के होम्योपैथ बन गए। बाद में पिताजी ने मराठी में होम्योपैथी के ऊपर 2 किताबें भी लिखी थी। ऐसे ही जब पिताजी टेलीकॉम फैक्ट्री में आरएओ के पद पर काम करते थे, तो उनके सहयोगी थे कासो कोले साहब, जो टेलीकॉम फैक्ट्री में काम करते थे। तो लंच के समय कासो कोले जो है पिताजी से मिलने उनके चेंबर में आया करते थे। उस समय कोले साहब ने पिताजी को ज्योतिष शास्त्र में पत्रिका कैसे बनानी है ये सिखाना प्रारंभ किया। फिर उनके पास जितनी किताबें थी वो पिताजी को पढ़ने के लिए दी। पिताजी ने वो तो सीखा, पूरी किताबें समझ ली। फिर कोले साहब को जो और भी बड़ी बड़ी किताबें मालूम थी वो उन्होंने बताई, वो सब उन्होंने पढ़ ली। फिर ज्योतिष शास्त्र में
साउथ इंडियन पद्धति से कैसी पत्रिका बनती है, कैसे भविष्य के ऊपर विचार किया जाता है, इस बारे में BV रमन की किताबें लिखी हुई हैं। उनकी सारी किताबें पिताजी ने पढ़ ली तो एक अच्छे ज्योतिष जानने वाले और फलित ज्योतिष बताने वाले भी बन गए थे। आपको आश्चर्य होगा कि एक दिन वो मुझे पत्रिका कैसे बनाते हैं ये सिखा रहे थे। उस समय उन्होंने मुझे बताया करीब 2 साल पहले कि मैं 4 जनवरी 2001 को दोपहर में 12 बजे मेरी तबीयत खराब होगी और 7 जनवरी सवेरे 8:20 पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके पहले मैं सब कुछ तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और ये बात तुम केवल अपने तक रखो। फिर भी मैंने ये बात अपने चाचा को बताई। हम लोगों ने जाके अपने फैमिली डॉक्टर को बताया तो प्रतिदिन पिताजी का वो बिल्कुल थॉरो चेकअप करते थे। 4 जनवरी जी को भी 11 बजे आके उन्होंने पिताजी का थॉरो चेकअप किया। सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे, परंतु अचानक 12 बजे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और 7 जनवरी 2001 को सवेरे 8:20 पर 8 बजे जब डॉक्टरों ने उनके सारे रिपोर्ट देखे तो सब कुछ नॉर्मल था और वो मुझे कहने लगे कि मैं पिताजी को आपको आज या कल में डिस्चार्ज दे दूंगा। उस समय सवेरे 8:20 पर पिताजी का देहावसान हो गया। तो एक इतने अच्छे ज्योतिषी भी बन चुके थे। हर चीज़ उनको सीखने की बड़ी इच्छा रहती थी और बहुत अच्छे प्रकार से जान लेते थे। यदि उनकी सारी बातें बताऊं तो मुझे तो 8-10 एपिसोड करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट दीजिए और इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।